ठीक है, चलो गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलो, ये कुछ पोर्शन है, उस दिन मिस हो गया था। मैंने समझा जरूर दिया था कि कैसे बनेंगे, लेकिन सारे इंडिविजुअल बनवाए नहीं थे, तो वो मैं अब बनवा देता हूँ। ठीक है, तो ये पढ़ लो एक बार। N3 है, मतलब तीसरी रिंग है। ठीक है, N3 होगी तो L की वैल्यू 3 कभी नहीं हो सकती ना, उससे कम सारी पॉसिबिलिटीज हैं। मतलब 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, इसलिए लिखते हैं n-1 से 0 है, 0 से n-1 तक ही होती है। n-1 मतलब इससे कम, तो 2 से लेकर 0 तक कुछ भी हो सकती है, 3 कभी नहीं होगी, या 3 से ज्यादा कभी नहीं होगी। ये 3 लिखा। अब L की अगर 3 वैल्यूज आ रही है तो इन 3 वैल्यूज के लिए 0 किसके लिए होती है? S के लिए। 1 किसके लिए होती है? P के लिए। 2 किसके लिए होती है? D के लिए। ये 3 वैल्यूज है। अब जब इनको और ज्यादा ढंग से मैंने देखा कि चलो अगर L की वैल्यू 2 है तो उसके लिए M की कितनी होगी, अगर L की वैल्यू 1 है तो उसके लिए M की कितनी होगी, अगर L की वैल्यू 0 है तो उसके लिए M की कितनी होगी। ठीक है, तो अगर L की वैल्यू कितनी 2 है तो M की वैल्यू -L से +L होती है ना, तो -L से +L, इसका D है तो -2 से +2। अगर L की वैल्यू 1 आ रही है तो उसके लिए M की कितनी होगी? -1 से +1, वो लिखा। 0 है तो -0 +0 कुछ होता ही नहीं, 0 0 ही रहता है, तो उसके लिए एक ही वैल्यू है। ठीक है, अब -2 से +2 मतलब उसके बीच की सारी रेंज आ जाएगी ना, -2 -1 0 +1 +2, -1 0 +1 0 0 ही रहता है। तो ये सारी वैल्यूज क्या है? M की वैल्यू है D के लिए, ये सारी क्या है? M की वैल्यू है P के लिए, M की वैल्यू है S के लिए। क्लियर है? क्योंकि P में 3 डब्बे बनते तो तीनों डब्बों के एक कुछ नंबर देना पड़ेगा ना, तो वो ये पूछता है कि P का डब्बा मार्क कर देगा और पूछेगा इसकी M की वैल्यू कितनी है। तो हमेशा सेंटर वाले की 0 ही रखते हैं, याद रखना। चाहे वो D के डब्बे बन रहे हो सेंटर में, और D के सेंटर में DZ² आता है, और P के भी सेंटर में PZ आता है। वो ये नहीं करोगे कि PX PY PZ, ऐसा नहीं करते हैं। PX PZ फिर PY आता है, और D वाले में भी DXY YZ ZX नहीं करोगे, Z² पहले रखोगे, उसके बाद फिर ZX और X² Y² रखते जाओगे वो लाइन से। ठीक है, चलो, तो D का उस दिन मिस हो गया था, ये सब लिखवा दिया था, ये नहीं बनवाए थे बस मैंने। ठीक है, तो 5 डब्बे बनेंगे, जिसमें से बताया था कि ये हमेशा सेंटर में ही रहेगा। ठीक है, इसके 4 पॉइंट लिखवाए थे DZ² के, कि पहले तो इसमें 2 रिंग्स बनती है। ठीक है, लोब भी 2 ही होते हैं, बाकी सब में कितने? 4 लोब है ना, तो बाकी सब में क्या होते हैं? 4 लोब होते हैं, इसमें 2 ही लोब है। ठीक है, और ये एक ही एक्सिस पे आता है, बाकी 2 एक्सिस के बीच में आ रहे हैं, ये हो गया। इसमें 2 रिंग्स बनती है। ठीक है, और ये ऐसा है जिसकी वैल्यू M की 0 है और सेंटर में आ रहा है। ये कुछ पॉइंट्स थे जो DZ² के अलग से आते थे। ठीक है, बाकी सब समझ गए। -2 -1 0 +1 +2, या फिर इसको +1 ये फ्लिप कर सकता हूं मैं, लेकिन 0 का भी फ्लिप नहीं करूंगा। क्लियर है? तो ये +2 +1 -1 ऐसा कर दिया। तो अगर कोई भी डब्बे की वैल्यू पूछे तो बता देना। क्लियर है? चलो ठीक है, अब DXY जो है ये हमेशा देखो, XY YZ ZX, ये जो 3 वैल्यूज है ना, ये प्लेन के बीच में आएगी। कहाँ आएगी? प्लेन के बीच में, ये इस प्लेन पे YZ और ZX। अब देखो, ये बनाने में मैं ऐसे बना सकता हूँ कि ये X है, ये Y है, Z तुम्हारी साइड है। ठीक है, और फिर एक बार XY प्लेन के बीच में चीजें बनाई मैंने, फिर इधर -X होगा, नीचे -Y होगा, इधर -Z होगा। तो एक बार X और Y प्लेन जो है, ये वाला, ये पट्टी, इस पट्टे में बना दिया, बस बीच के गैप में एक इधर एक इधर एक इधर और एक इधर। ठीक है, एक बार मैंने Y और Z, तो Y ये रहा, Z ये रहा, तो प्लेन कौन सा हो गया? ये। तो एक बार मैं इस प्लेन में, जब Z इधर आ रहा होगा, तो एक बार इधर 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 बना दिया। लेकिन वो चीजें इस पे बनाना पॉसिबल नहीं है ना, कि तुमको ये वाला प्लेन इस बोर्ड पे ऐसा कैसा दिख जाए। ये समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? पक्का? देखो ना, अगर ये ऐसा है ना अपना, ठीक है, तो ये Y है, ये X है, Z है, तो X और Y प्लेन का तो बता दिया है कि ये ऐसा ऐसा जो बोर्ड पे दिख रहा है वो X और Y प्लेन का ही है। ठीक है, अब मैंने बोला Y और Z, Y ये रहा, Z ये रहा। ठीक है, तो बोर्ड पे मैं Z वाली लाइन वैसे ऐसे खींचता हूं, यहाँ पे ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे Z वाली लाइन ये रही, Y और Z का कैसा बनेगा? ऐसा 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 और ऐसा। मतलब जो इसमें ये बटरफ्लाई की विंग्स बना रहे हैं, ये 2 ऊपर और 2 नीचे, ये इस प्लेन में बना रहे हैं। तो ये इस प्लेन में तुम कैसे देख पाओगे? यहाँ से एक ऐसे और फिर 2 अंदर है ना बोर्ड की साइड, तो वो ऐसे दिखेंगे नहीं। तो मैंने बस इनका नाम चेंज कर दिया, कि मैंने इसको ऐसा था तो मैंने इसको ऐसे घुमा दिया। क्लियर है? तो Y तुम्हारा यही रहा, Z इधर आ गया, ये Z था ना ये, तो मैंने क्या किया, इसको ऐसे घुमा दिया, ताकि तुमको ये जो इस पे यहाँ बन रहा था वो अब दिख जाएगा।
तो वो ऐसे दिख रहा है। सेम z और x, अब कौन सा है, z है ये रहा और x ही है, तो इस प्लेन में बनानी है मेरे को चीजें, तो दो तुम्हारी साइड बनेगी और दो बोर्ड के अंदर बनेगी ना, तो अब ये भी नहीं दिख पाएगा, तो इसको मैंने फिर इसको भी मैंने क्या किया, फ्लिप कर दिया। ये z है, z को मैंने कैसे रखा, ऊपर रख दिया और x को उधर रखा। हाँ ये ऐसा था तो इसको ऐसे कर दिया, क्योंकि दो बाहर थे और दो अंदर थे, तो इसको जब ऐसे कर दिया तो जो दो अंदर बोर्ड वाले थे वो ऐसे नीचे आ गए और जो सामने थे वो ऊपर हो गए, तो दिखे ऐसे। ठीक है, तो ये जो एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स है ना, यहाँ लिख लेना डी एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, ये कहाँ आते हैं, प्लेन में। और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये कहाँ आते हैं, एक्सिस पे। ठीक है, ये तीन प्लेन में आ रहे हैं, उस पर्टिकुलर प्लेन में उन पे। ठीक है, और ये एक्सिस पे ही बन रहा है ना, जेड वाले पे, तो डी जेड स्क्वायर इस एक्सिस पे बन रहा है और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भी एक्सिस के ऊपर ही बन रहा है, तो ये दो याद होने चाहिए। और इसमें दो रिंग बनती है और एक ही मतलब लोब दो ही होते हैं, तो इकलौता यही है जो दो लोब वाला है, बाकी सब चार लोब वाले होते हैं। ये क्वेश्चन आते हैं और कोई क्वेश्चन अलग से नहीं पूछेगा उनसे। क्लियर है, ये जो उस दिन मिस हो रही थी ये अपन ने देख लिया। ठीक है, अब अबव वाले में मैंने बताया था तुम लोगों को कि n+l रूल से कोई भी रिंग की एनर्जी देख लेते हैं। ठीक है, अब एनर्जी जिसकी कम होगी इलेक्ट्रॉन पहले उसमें आएगा, लेकिन मान लो अगर दो की n+l की वैल्यू सेम आ गई, तो फिर कहीं से देखता हूँ सिर्फ n की वैल्यू से। n की वैल्यू मतलब जो रिंग अंदर वाली है उसमें पहले इलेक्ट्रॉन आएगा और जो बाहर वाली उसमें बाद में आएगा, ये बात है। क्लियर है, तो उसी को मैं कुछ एग्जांपल लेके तुम लोगों को बता देता हूँ थोड़ा, तो क्लियर रहेगा। ठीक है, देखो 1s के लिए n+l की वैल्यू कितनी होगी बेटा, n की वैल्यू ये है ना, ये क्या है, n है, और s के लिए l की कितनी होती है, 0, तो इसकी क्या होगी, n1 प्लस s के लिए 0। इसको पता है ऐसे याद कर लेना, s स्फेरिकल होता है ना, तो s के लिए 0, p एक ही ऐसा बनता है ना, अब वो ऐसे बनाऊं ऐसे बनाऊं ऐसे बनाऊं, तो इसके लिए क्या होती है 1। d ऐसा होता है ना, उसमें दो अलग अलग ऐसे रहते हैं, तो d के लिए क्या होती है 2। तो अपने को देखो एक ये होता है कि क्वेश्चन करते टाइम सोचते फिर 0 1 2 FPD, ये होता है। एक होता है जैसे ही डी सोचा मैंने, मुझे पता लग गया दो क्रॉस ऐसे आ रहे हैं, तो एक ये डंडा था एक ये, तो डी के लिए क्या वैल्यू होगी 2। पी जैसे सोचा एक ही है तो पी के लिए 1, एफ जैसे सोचा गोला है तो उसके लिए 0। तो इससे ना क्लिक जल्दी होगा दिमाग में, एफ आया तो उसके एल की वैल्यू 0, पी आया सिंगल डंडा है एल की वैल्यू 1, डी आया दो डंडे एल की वैल्यू 2, बजाय ऐसे गिनने बैठोगे 0 1 2। उसमें फिर कभी कभी अपन ये कर देते हैं बहुत जल्दी जल्दी में 1 2 3 SPD करते हैं, ये कि 1 2 3 और SPD और फिर डी की वैल्यू तुम 3 रख दोगे, ऐसे अगर करने गए तो इसीलिए इस चीज से मुझे ज्यादा बेटर याद रहता है। क्लियर है, अब इसके लिए अब मैं समझ गया ना कैसे कर रहा हूँ। आगे जो वैल्यूज लिखी रहती है वो n की वैल्यू होती है हमेशा, इसके लिए क्या होगी 2 प्लस s का तो 0 होगा, इसके लिए क्या 2 प्लस p का 1 होगा, सोचना ही नहीं पड़ रहा है ना मेरे को, डंडे दिख रहे हैं जस्ट इमेजिन करते हुए। 3 प्लस s का 0 होगा, 3 प्लस p का 1 होगा, 4 प्लस s का 0 होगा, समझ में आ रहा है ना सभी को है। 3 प्लस d का 2 होगा, है ना, d है तो 2 बनते हैं, 4 प्लस 1 होगा, 5 प्लस 0 होगा, 4 प्लस 2 होगा और 5 प्लस 1 होगा। बहुत जल्दी होगा ना, लेकिन अगर मैं सोचता 0 1 2 SPD, इसका फिर 2 आ रहा है, फिर ऐसे गिन गिन के लिखता बार बार तो कंफ्यूजन होता। इसके लिए n+l की वैल्यू कितनी आ रही, 1 2 3 3 4 4 5 5 5 6 6। तो इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग होती है अपन ने पीरियोडिक टेबल में देखा है कि पहला पीरियड में से पहला इलेक्ट्रॉन इधर दूसरा इधर, तो 1s में ही भराएगा वो। तो अब दूसरा पीरियड मतलब दूसरी रिंग आ गई ना, दूसरी रिंग में 2s 2p दोनों होते हैं, तो 2s के पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरते हैं, इसलिए 2s के दिए हैं। p के 6 लाइन दिए हैं तो p में 6 इलेक्ट्रॉन आते भी हैं, एक 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 फिर एक 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 और। ये चीज क्लियर है ना, ठीक है। तो अगर मैंने बोला है कि कोई दो अगर ऐसे आ रहे हैं रिंग, या उनमें कोई दो ऐसे सब शेल की वैल्यू सेम आ रही है, तो फिर कैसे, जैसे यहाँ देखो 4 4 आ गया, 5 5 5 आ गया, 6 6, तो इलेक्ट्रॉन फिलिंग कैसे करूंगा, तो वो मेरे को सिखाने के लिए मैंने बनाया। देखो इलेक्ट्रॉन वहीं आएगा जिसमें एनर्जी क्या है, कम है, तो सबसे कम तो ये है ना, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में आता है पता है, फिर सेकेंड पीरियड के 2s में, फिर 2p में आता है, तो देखो 2 एनर्जी और फिर 3 है।
लेकिन ये 3 सेम है ना, तो इसमें कैसे मैच करूंगा मैं? अगर n प्लस एल की वैल्यू सेम आ गई तो मैं क्या देखता हूँ, सिर्फ n की वैल्यू। n की वैल्यू जिसकी कम होगी उसमें पहले जाएगा ना, मतलब जो छोटी रिंग है उसमें पहले जाता है इलेक्ट्रॉन, अंदर से बनना शुरू होते हैं, तो जो छोटी रिंग है उसमें पहले जाएगा, तो इसीलिए इसमें ये वाले में पहले जाता है, ठीक है। ये फिर इन दोनों में से क्यों आया, समझ में आया? फिर 3 के बाद अगला डिजिट 4 ही आता है, तो ठीक है। फिर मुझे पता भी है कि फिर 3s में भरा, उसके बाद 3p में ही भरता है इलेक्ट्रॉन, तो याद भी, और मैं बस प्रूव करके बता रहा हूँ उस चीज से, ठीक है। दोनों में 4 आ गया, फिर कि 3p में भी 4 है और 4s में भी 4 है, तो 3 के p में भरूं या फिर 4 के s में भरूं, एनर्जी दोनों की सेम है, मतलब n प्लस एल से। तो अब मैं क्या देखता हूँ, n की वैल्यू, जो अंदर की रिंग है उसमें पहले भरता हूँ, तो अंदर की रिंग 3 है ना, 3 और 4 में कंपेयर करूँ तो 3 अंदर की रिंग है, तो इसीलिए पहले इसमें भरा जाएगा इलेक्ट्रॉन, क्लियर है। फिर मुझे पता है कि चलो 3s 3p हो गया, अब आता है 4s के बाद 4p भरना चाहिए मुझे, लेकिन 3d की वैल्यू क्या आ रही होगी, 5। ये जो 3 चीजें हैं, रुको, 4s के बाद, ठीक है, हाँ ये 3 की वैसे वैल्यू सेम आ रही, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो 3 है, 4s की वैल्यू 4 है, ठीक है। अब 4p की भी 5 है और 3d की भी 5 है, तो मैं 4s के बाद लाइन से या तो चलूं कि 4s के बाद 4p भरूं फिर 4d भरूं, ऐसे चलूं, या फिर एनर्जी के हिसाब से, तो मुझे एनर्जी के हिसाब से चलना है। तो एनर्जी से मैंने देखा 4s के बाद 4p की भी वैल्यू सेम आ रही है और 3d की भी सेम आ रही है, लेकिन 3d अंदर वाली रिंग है ना, 4s का मतलब ही है 4 मतलब बाहर वाली रिंग, 3d का मतलब ही अंदर वाली रिंग। तो जब इन दोनों में वैल्यू सेम आ रही है तो मैं इलेक्ट्रॉन पहले किस में भरूंगा, अंदर वाली रिंग में। तो वही लिखा है कि ये, तो इन दोनों में अगर कंपेयर करना हो तो ये देखो 3 है, तो 3 में पहले भरूंगा ना इलेक्ट्रॉन, फिर इसमें, फिर सेम ये वापस से 3d हो गया, 4p हो गया, उसके बाद अगला पीरियड आता है 5 वाला, तो 5s में भरता है, फिर 4d में आ जाता है। क्यों, कुछ तो रीजन होगा ना। देखो 5s के तो चलो ठीक है 5 एनर्जी है, 4d और 5p में कंपेयर करना है मेरे को, ये आता है ना 5s 4d और फिर 5p भरता है, मुझे पता है वैसे तो, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है वो बता रहा हूं। तो इन दोनों की एनर्जी सेम है, लेकिन इसकी n की वैल्यू कम है, तो जिसकी n की वैल्यू कम उसमें पहले इलेक्ट्रॉन जाता है। और यही चीज मैंने तुमको बेसिक के 6th लेक्चर में, 6ठे लेक्चर में जहाँ बताया था, वो बना के ऐसा फ्लोर वाइज कि इस फ्लोर से इसमें ऊपर जंप क्यों कर रहा है, क्योंकि एनर्जी कम, रेंट वाला एग्जाम्पल से। तो वो अगर ये सब चीजें वहीं से आ रही है, तो ये आप के कुछ एग्जाम्पल ले लो ऐसा। या फिर वो पता है 4 ऑप्शन देगा, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में आएगा, इसको इंग्लिश में लिखेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इज फिल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स, ये ऑर्बिटल है सारे, है ना, सब शैल कहता हूँ। ठीक है, इनमें जो डब्बे बनते हैं इंडिविजुअल, उनको बोलते हैं ऑर्बिटल्स, ठीक है। चलो क्या बोल रहा हूं मैं, हाँ, वो देगा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सबशेल इलेक्ट्रॉन विल फील्ड अप फर्स्ट, जो भी है, ठीक है। उसने दे दिया 4s 4p 4d 4f, 4 दे दिए, और इसके साथ हो सकता है 3d भी डाल दिया उस साथ में, या कुछ ऐसे रैंडम ऑप्शंस दे देगा, 2s 2p 3s 4d, कुछ भी ऐसे मिक्स करके दे देगा, तो तुमको फिर कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। या फिर सारे dd के दे दिए कुछ ऐसा, और d के साथ f दे दिया, और फिर तुम n प्लस एल से देखोगे, और किन की वैल्यू अगर सेम आ गई तो सेम के बाद फिर कैसे मैच करोगे, जिनके n की वैल्यू कम है। वरना पीरियोडिक टेबल तो पूरी याद ही है मेरे को, मैं देख लूंगा कौन सी वैल्यू ज्यादा ऊपर आती है सीधा, बजाय n प्लस एल लगाने के। क्लियर है ये चीजें, ठीक है। अब इसके बाद सुनो बेटा, इसके बाद मुझे ना क्वेश्चंस करवाने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो शिफ्टिंग्स होती है उससे, और जो क्वांटम नंबर अभी तक अपन ने पढ़ा है इससे, और एक और अपने वो क्या नोड एंटी नोड वाले जो थे ना, वो वहां से एक एंगुलर नोड, एक स्फेरिकल नोड, और एक होता है टोटल नोड्स। तो एंगुलर प्लस स्फेरिकल मिला के होता है टोटल। 2 टाइप के नोड पढ़े थे, एंगुलर स्फेरिकल, सॉरी रेडियल और एंगुलर, ठीक है। तो रेडियल प्लस एंगुलर मिला के होता है फिर टोटल नोड्स, क्लियर है। तो उसके भी कुछ हैं, तो मैं अब जो चीजें लिख रहा हूँ ना उसको बस सॉल्व करना है मुझे, समझा मैंने सारी चीजें तुम लोगों को दी है, बस क्वेश्चन के फॉर्म में अपन अलग अलग वैरायटी सॉल्व करते जाते हैं, ठीक है। चलो बेसिक केमिस्ट्री में, अच्छा ये एफ की जगह लिख ली ना, वो देख लेना, ठीक है। इनके वैल्यूज कुछ बुक में दी नहीं है, जैसे इनका होता है ना डी एक्स वाई जेड ऐसे करके 5, तो ऐसे एफ का कहीं वैल्यूज नहीं लिखी कोई बुक में,
बट फिर भी पूछे कि कितनी होती तो 7 m की वैल्यू क्रिएट होगी, 7 वैल्यूज क्रिएट होगी इसकी m की, -3 से +3 तक, ये 7 होती है। अब उनके नाम क्या होते हैं वो कहीं बुक में दिए नहीं है, तो अपने सिलेबस का भी नहीं है वो। गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन खत्म हो गया है, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस वैरायटी जो आखिरी बची है, क्वांटम वाले क्वेश्चंस करवा देता हूँ, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो शिफ्टिंग थी उससे करवा देता हूँ, और वो वाले क्वेश्चन डी ब्रॉगली के तुम लोग कर लेना है, ठीक है, सिंपल ही होते हैं। लैम्डा इक्वल टू h/p से सारे हो जाएंगे। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डेल x इंटू डेल p मोर देन इक्वल टू h/4π, वो भी हो जाएंगे। बस वही वैल्यूज ही रखनी है और क्रॉस मल्टीप्लाई, और ये चीज़ मैं पहले सिखा दिया तुम लोगों को, कब, जब अपना बोर वाला था। तो जैसे बोर में लैम्डा वाले उधर शिफ्ट कर रहे थे, तो बस यहाँ भी करते रहना, वही सेम चीज़ है, तो इसलिए उसके क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, तुम अभी ये वाले क्वेश्चन करो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अभी अपने को ये 3-4 छूटे हुए थे। अपना अबव का रूल बोलता है ना कि n+l से भरेगा, उसके बाद भी अगर n+l की वैल्यू सेम आ गई तो n की वैल्यू देखते हैं, जो छोटे रिंग में पहले होगा उसको पहले भरूंगा। लेकिन ये कहीं कहीं रूल वायलेट होता है, ये फेल होता है। वैसे ये जो डीजेनरेसी वाले रूल है ना, ये एमओटी पहले ही बहुत सारे गलत प्रूव कर चुका था। एमओटी ने तो पी को भी स्प्लिट कर दिया था कि पी में पहले जेड में कहीं 2 भरेंगे, फिर एक्स में 1, वाई में 1, एक्स में 1, वाई में 1, कभी बोलता है, फिर वो बढ़ा देता है 14 के पहले 14 के बाद, फिर बोलता है एक्स में 1, वाई में 1, एक्स में 1, वाई में 1, फिर जेड के भरता है। तो यहाँ पे तो सारे ये रूल फेल होगा ना, इनके हुन्स के, पॉली के, सब फेल कर दिए उसने, ठीक है। तो अपन को जो जब जहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है उसको वैसे ही पढ़ेंगे, ठीक है। वो चीज़ याद है ना एमओटी वाली, कि उसमें जो 2 ट्राइंगल ऐसे बना रहे थे एरो, तो ये एक्स, वाई और जेड था पी के, तो एक्स 2, 3, 4, फिर 5, 6 करते ना। लेकिन अपने को यहाँ पे अभी इन्होंने क्या बोला था, एक हाफ फिल होने चाहिए, उसके बाद फिर फुल होते हैं। लेकिन ये क्या कर रहा है, एक्स और वाई में एक भरे, एक्स और वाई वैसे ये होगा ये, और एक डब्बा खाली, तो ये तो सारे रूल इसने तोड़ दिए ना। तो ऐसे करके ये फिर ये बाकी रूल्स ये तोड़ देंगे, तो सारे रूल कहीं ना कहीं वायलेट होते हैं। क्लियर है, कोई रूल ऐसा नहीं है कि जो हर जगह लग जाए इनका। क्लियर, चलो क्रोमियम, कॉपर, लैंथेनम, एक्टिनम, ये 4 कौन सा रूल तोड़ रहे हैं, अबव का रूल, वो भी कैसे, ये जो इन्होंने बोला था ना n+l अगर सेम आ गया तो n के हिसाब से देखेंगे, वो वाला रूल तोड़ रहे हैं। कैसे तोड़ रहे हैं मैं बता देता हूँ, ठीक है। क्रोमियम, क्रोमियम बेटा चौथे नंबर पे आता है डी में, तो ये क्या होता है 4s2 3d 4 होना चाहिए, लेकिन होता क्या है 4s1 3d 5। ये हो गया 1 2 3 4 और 5, एफ का एक जंप करके उधर चले जाता है, ठीक है। तो 4s और 3d की एनर्जी कितनी है, 4s की एनर्जी तो होगी ना 4 + 0 क्या होगी 4, 3d की कितनी है 3 + 2 5। तो एनर्जी, कम एनर्जी वाले में पहले भरना चाहिए, तो पहले f पूरा भरना चाहिए ना, तभी जाके 5 के इलेक्ट्रॉन भर पाएंगे। तो इसने क्या किया, f का एक ही भरा और d के भर दिए, तो यहाँ पे तो रूल वायलेट हो गया ना। f के पहले दोनों भरने चाहिए थे, उसके बाद d पे जाने चाहिए थे, लेकिन ये गलत हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगला कॉपर, कॉपर क्या होता है 4s2 3d 9 होना चाहिए, लेकिन होता क्या है 4s1 3d 10। 1 2 3 4, फोन चालू है ना, ठीक है। चलो ये ऐसा होता है, इसका भी एक f का जंप करके उधर चले जाता है। सेम इसमें भी वही एनर्जी सेम ही होगी ना, इसकी एनर्जी कितनी है n+l से 4, इसकी कितनी है 5, तो पहले f के दोनों भरने चाहिए थे ना, फिर ही d में जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ f का एक ही भरा और फिर उधर है, तो ये चीज तो गलत है ना। तो इसीलिए यहाँ पे भी ये किसको वायलेट करते हैं, अबव के रूल को, या बोलो उसके एक्सेप्शन है, जो भी बोलो, वायलेट करते हैं या फिर एक्सेप्शन में बोल दो। क्लियर। लैंथेनम है और एक्टिनम, ये भी अपन ने पढ़े थे। देखो लैंथेनम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ये नहीं, लैंथेनम में f में नहीं आएगा अभी, f के 0, ठीक है, f के 0, लेकिन आने चाहिए थे ना f में। इन दोनों में एनर्जी किसकी ज्यादा है, बराबर है, लेकिन n की वैल्यू किसकी कम है, इसकी कम है, तो आना इसमें चाहिए था ना, लेकिन इसमें आ रहा है, तो ये एक्सेप्शन में आ गया। इसके आगे के बाकी एलिमेंट भी सेम ऐसे रहेंगे जो अभी लिखे थे, क्यों, क्योंकि उसमें फिर f में आने लग जाएंगे इसमें एक भरने के बाद, तो वो भी रूल को वायलेट कर रहा है। ये एक्टिनम, एक्टिनम में 2 ये और ये 0,
लेकिन एनर्जी इन दोनों की सेम जाएगी। 6 + 2 कितना होता है 8, 5 + 3 8। एनर्जी सेम है तो इस वैल्यू को देखता हूं ना फिर मैं, तो एनर्जी इसकी कम है ना, तो इलेक्ट्रॉन पहले इसमें आना चाहिए। एनर्जी सेम होने के बाद इसको देख लिया तो इसमें आना चाहिए, लेकिन इसमें रहा, तो यहाँ पे भी वो वायलेट कर रहा है और इसके बाद के फिर बाकी सारे एलिमेंट्स में वायलेट करेगा एफ ब्लॉक के सारे, ठीक है। फिर जब डी लगेगा तो वहां फिर ठीक है कि चलो एफ के भरे हुए दिख रहे हैं तो वो बात अलग है, बट लेंथेनम से लेके एफ के सारे, एक्टिनम और एफ के सारे यहाँ पे रूल्स वायलेट होंगे। तो ये 4 जगह जहाँ अबव के रूल वायलेट होते हैं, ठीक है। ये एक बार लिख लेना एक्सेप्शंस में। चलो अब अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल। कौन सा क्वांटम नंबर गलत है, ये ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, 4 वैल्यूज देता है और पूछता है कौन सा सही है कौन सा गलत है। देखो स्टार्ट यहीं से करते हैं एन की वैल्यू से। एन मतलब क्या है, रिंग या फिर शेल या फिर ऑर्बिट, ठीक है। अगर चौथी रिंग है, ठीक है, एन की वैल्यू 4 है, तो एल की वैल्यू उससे बराबर या उससे ज्यादा कभी नहीं होगी, उससे कम कुछ भी हो सकती है। तो देखो यहाँ पे ये सही है ना, ये सही है, ये सही है, 3 से कम है ना, 4 से कम है, मतलब इसके लिए क्या हो सकती है 3 2 1 0 सब हो सकती है। इसके लिए 3 2 1 0, इसके लिए 2 1 0, इसके लिए 3 2 1 0। समझ गए ना क्या करना है। ये नहीं हो सकता क्योंकि इसके लिए वैल्यू क्या जाएगी 2 1 0, तो ये गलत है ना। तो कौन कौन सा गलत है मैं मैच करवा रहा हूँ, ठीक है। 0 0, ठीक है, 0 तो कोई रिंग होती नहीं है तो बात ही क्वेश्चन ही गलत है वो तो, ठीक है। 3 0 सही बात है, 2 3 गलत है ना, इसका तो सिर्फ 1 और 0 आना चाहिए था, तो ये गलत हो गया। 4 2 सही बात है, 5 2 सही बात है। तो एल कैसे फाइंड करते समझ गए, ठीक है। एम की वैल्यू जब देखनी है तो एम की वैल्यू एल की वैल्यू की रेंज के बाहर नहीं जाएगी कभी, -L से +L ही जाती है। तो अगर ये 2 है तो -2 से +2 के बीच में ही रहना चाहिए, उससे ऊपर नीचे नहीं जाना चाहिए। तो एम की वैल्यू कैसे देखते हैं, -L से +L, क्लियर है। और एल की वैल्यू कहां से देखते हैं, n-1 से 0, यही है ना। सो मत बेटा सेकंड बेंच इधर। ये 3 है तो -3 से +3 तक हो सकता है, तो उसके बीच में तो +2 आ रहा है ना बेटा, -3 से +3 तो 2 उसके बीच में ही आता है, +2 तो सही है, ये भी सही है। बस इतना देख लेना कि इस डिजिट से बड़ी वैल्यू ना जाए, चाहे वो माइनस में जाए या प्लस में, ठीक है। इफ डिजिट से बड़ी जा रही ना वैल्यू तो हो गई नहीं ना, क्योंकि ये -2 से +2 होना चाहिए, तो ये तो 3 आ गया, तो ये गलत है यहाँ पे। 3 3 सही बात है, ठीक है। देखो इसमें जब इससे देख रहे थे तो सेम नहीं आनी चाहिए, उससे कम। इसमें जब देख रहे तो सेम तक ही चलेगी, उससे ऊपर कोई नहीं चलेगी, क्योंकि ये -3 से +3 हो जाएगा ना, ये तो सही बात है। 3 अगर ये होता, देखो ये तो यही गलत हो गया वैसे, बट अगर ये 3 से 2 होता तो सही बात है ना, उसको कुछ नहीं, ये तो पूरे ही हटा दो। 0 0 ठीक है, ठीक है। 3 और 1 सही है, 2 और 0 सही है, 2 और 3 गलत है, -2 से +2 ही हो सकता है, ये बड़ा कभी नहीं हो सकता उससे। समझ गए ना कैसे फाइंड। एफ की वैल्यू सिर्फ 2 ही हो सकती है, या तो -12 या फिर +12, वो कुछ भी हो सकती है, उसको तुम फाइंड नहीं कर पाओगे कभी। क्लियर है कि माइनस होगी या प्लस होगी, एक को माइनस दिया तो दूसरे को प्लस, एक को प्लस दिया तो दूसरे को माइनस, बस +12 और -12 के अलावा और कुछ भी नहीं होगा। 1 गलत है, +12 सही है, -12 सही है, 3/2 क्या है, गलत है ना। 1/2 सही है, -1/2 सही है, +12 सही है, -12 +12 ये सब सही है। तो अगर फाइनली तुमको बोले कि चारों वैल्यूज करेक्ट किसकी है, ये गलत चलेगा, ठीक है। सेकेंड वाला चारों करेक्ट है, ठीक है, इसमें क्या है ऑल करेक्ट है, ये गलत चलेगा, गलत चलेगा, गलत चलेगा, ये पूरे गलत है, ये ऑल करेक्ट है, ये गलत हो गया, ये। समझ गया ना क्वांटम के क्वेश्चन कैसे करोगे। इससे सिंपल कोई क्वेश्चन होगा क्या, और इससे पक्का एक क्वेश्चन आता है, पक्का एक आता ही है। क्लियर है, तो ये चीज समझ गया ना कैसे किया अपन ने, ठीक है।
अब कुछ क्वेश्चन ये इसके फॉर्म में आते हैं, फॉर्मूले जो आखिरी में लिखवाए थे ना मैंने कि एक रिंग में कितने शेल है, एक रिंग में कितने सब शेल है, एक रिंग तो खुद ही शेल है, एक रिंग में कितने इलेक्ट्रॉन, ये सब चीजें। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन थर्ड शेल, थर्ड शेल मतलब थर्ड रिंग है, थर्ड रिंग में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, थर्ड रिंग में 3s 3p 3d, ये तो सब शेल है। ऑर्बिटल तो डब्बे होते हैं, तो f का एक डब्बा, p के 3, d के 5, 5 + 3 + 1 कितना है 9। तो या तो मैं ऐसे गिन के लिखूं 9, या फिर इसका एक फॉर्मूला लिखवा था ना n² मतलब 3 का स्क्वायर मतलब 9, या तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। या तो देखो ऐसे कर लिया मैंने कि ऐसे समझ के कर लिया, या फिर फॉर्मूला। अब फॉर्मूला पता है बहुत ज्यादा है, n², n+1, n+2, 2l+1, 2n, तो कंफ्यूजन होगा कि कौन सा फॉर्मूला किसके लिए था, इसीलिए समझा दी थी चीजें। और फिर भी नहीं आ रही हो तो सेकंड लेक्चर वहाँ बहुत अच्छे से करवाया, बहुत क्वेश्चन भी करवाए, ठीक है, बेसिक का। सब शेल इन थर्ड शेल, थर्ड शेल है उसमें सब शेल कितने होंगे, SPD 3s 3p 3d, ठीक है। तो कौन कौन से होते, 3 होते, कौन से, 3s 3p और 3d, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी इन थर्ड शेल, थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जितने डब्बे उसका डबल, डब्बे कितने होते हैं, 3 का डबल 9, 9 का डबल 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। या फिर मेरे को पता भी है कि इसमें 3s 3p 3d होते हैं, तो s में 2 इलेक्ट्रॉन, p के 6 और इसके 10, 10 6 2 18, आ गया ना आंसर। क्यों, क्योंकि इसमें 3s होता है, 3p और 3d, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, और f में 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो ये चीजें भी याद होनी चाहिए कि अगर वो पूछे d सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो पता है ना 10। अब उसके भी फॉर्मूले दे रखे हैं उसने, 2l+1, सॉरी 2 × 2l+1, l की वैल्यू क्या होती है 2, 2 × 2l+1। एल के डी के लिए अगर बोलूं डी में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो मुझे तो पता है ना 10, और तुम भी याद ही कर लो, 2 × 2 + 1, 4 + 1 5, और बाहर ये 2 था ही सही, 10। अब ये फॉर्मूला क्यों याद करूंगा मैं, क्लियर है ना। अगर वो डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ रहा है कि कौन सा फॉर्मूला सही है, तो फिर याद होना चाहिए, या फिर कोई भी एक एग्जांपल रख के मैच करके देख लो, जिसमें मैच हो रहा होगा वो फॉर्मूला सही होगा, ठीक है। या वरना बहुत सारे फॉर्मूले नहीं याद होते, कंफ्यूजन क्रिएट होता है, इसलिए समझा दी थी कि चीजें कौन सी रिंग होगी तो कितने शेल, सब शेल, ऑर्बिट, ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन, सब कुछ क्लियर है, ठीक है। ये हटा रहा हूं। अब ये इससे आता है अपना एक क्वेश्चन, किससे, इससे, ये साई देता है, देखो साई इमेजिनरी है, साई का स्क्वायर रियल है, नहीं लिखा हो तो लिख लेना कहीं, साई इमेजिनरी है, साई का स्क्वायर रियल है, और साई का स्क्वायर बताता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन एनी जगह, ठीक है। चलो इसका मैंने लिखवा दिया था कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, एनएलएम ही दिया होता है वैल्यूज, क्योंकि जब अपन ने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ी थी तो उसने एक्स, वाई और जेड के टर्म्स में 3 वैल्यूज बताई थी कि इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सिस में कहाँ, मतलब अलग अलग कहाँ मिल सकता है। तो पहली जो चीज थी उसका साइज बता रहा था, फिर दूसरा बता रहा था कि शेप बता रहा था, फिर तीसरा ओरिएंटेशन बता रहा था, तो वो एनएलएम को ही रिप्रेजेंट कर रहा था कुल मिला के। और श्रोडिंगर बस चौथा क्वांटम नंबर नहीं निकाल पाया था स्पिन वाला, बाकी तीनों वहीं से आए थे उसकी इक्वेशन से, समझा दिया था, याद है, ठीक है। तो अब इसके लिए एनएलएम की वैल्यू फाइंड करने में क्या दिक्कत है, लिख देना है, ठीक है, समझ गए, सारी एनएलएम की वैल्यूज ही है। अब इसके ऑर्बिटल का नाम लिखो, इसके देखो मैं एक लिख के बताता हूँ, एन की वैल्यू क्या है, तो 4 है, तो 4 सबसे पहले लिखा जाता है, एल की वैल्यू 2 है, तो वो एफ के लिए होगा, पी के लिए, डी के लिए, कि एफ के लिए, डी के लिए, ठीक है। और 0 अगर एम की वैल्यू है तो डी कौन सा होगा, अबे ओ एस, एम की वैल्यू 0 और डी में एम की वैल्यू 0 जेड स्क्वायर के लिए होती है, तो वो ये पूछता है, क्लियर है। अगला वाला सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये एनएलएम ही है, एनएलएम, तो 3 एल की वैल्यू 1 है मतलब पी, और एम की वैल्यू 1 है। देखो अब इसमें मैंने तुम लोगों को ये बताया था कि जब ये पी का डब्बा बनेगा तो -1 0 +1 या फिर +1 0 -1। तो अगर ये 1 दिया है ना,
तो वो वन तुम ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो उसको तुम कुछ भी रखो। ठीक है, दोनों रख सकते हो। तो या तो ये क्या होगा px और 3py, क्योंकि ये बीच वाला z होता है, याद रखना, इसीलिए लिखवाया था। अगर तुम ये कर दोगे ना px py pz, तो ये पूरा आंसर ही चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए याद रखना है ये px है, ये py है, pz सिर्फ सेंटर वाला होता है, जीरो वाला, और d में भी सेंटर वाला ही होता है, z स्क्वायर जीरो वाला। बाकी xy yz zx और x स्क्वायर y स्क्वायर उधर रखते हो। क्लियर? अगला वाला ये दो तुम एक बार खुद से सॉल्व करके देखो, मैं तो करवा ही रहा हूँ। इसके बाद फिर कुछ और क्वेश्चन है अपने उसके, समझ गया, मेरे को पता है कहीं 4D 2p 2 किसके लिए आता है पता होना चाहिए, है ना? दो अलग अलग के लिए आता है तो दो बनेंगे। कॉपी पेन चला ले। हाँ, दोनों लिखो ना और करके। m की वैल्यूज ये रही बेटा, d के 5 डब्बे होते हैं, ठीक है। पहला होता है d xy yz, और ये z स्क्वायर होता है, याद रखना, zx नहीं होगा, सेंटर वाला हमेशा ही होगा। फिर zx आएगा, फिर x स्क्वायर y स्क्वायर आता है, क्योंकि अपन ये लिखते हैं ना x y z, पहले इन दो को पेयर किया, फिर इन दो को किया, फिर इन दो को करते हैं, फिर स्क्वायर लेते हैं, तो इनका स्क्वायर लिया, फिर एक अकेले इसका स्क्वायर लिया, ये 5 वैल्यू होती है। और ये होता है -1 सॉरी -2 -1 0 +1 +2, या फिर +2 +1 0 -1 -2, ये वैल्यूज होती है। क्लियर है? चलो अब ये वाला करूँ मैं। 4 लिखा, 2 वैल्यू किसके लिए होती है? d के लिए। ये 2 किसके लिए होती है? इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, तो दो बनेंगे, या तो dxy या फिर 4d x स्क्वायर y स्क्वायर। लेकिन अगर यहीं मैं ये कर देता xy yz zx फिर x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, तो पूरा आंसर ही गलत आता ना मेरा। इसीलिए वो डब्बों के नाम याद होना जरूरी है कि एक डब्बे का नाम क्या है। क्लियर है? ये 12th में तो ऐसा वैसे ही कर दिए होंगे तुम लोगों ने, है ना, कहीं भी कुछ भी लिखो। चलो ये 2 n की वैल्यू 1 किसके लिए होती है? p के लिए। 0 किसके लिए? 0 तो एक ही होता है फिक्स, z स्क्वायर z, p के लिए z है ना, d होता तो वो z स्क्वायर रहता है। ठीक है, ये समझ में आया? p में 3 ही तो डब्बे हैं। ठीक है, चलो ये समझ में आया। ठीक है, इसके बाद नोट्स, ये वाले क्वेश्चन हो गए ना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं किससे? क्वांटम नंबर से, और सिंपल भी है तो बन भी बहुत जल्दी जाते हैं। क्लियर है? अब सुनो, अगला जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाना है मेरे को नोड वाले पोर्शन से, रेडियल नोड, एंगुलर नोड, ये नोड वो नोड। ठीक है, नोड वाला खत्म हो जाएगा, उसके बाद वो स्पेक्ट्रम वाले हैं, तो ये 2 वैरायटी और बची, वो करवा के और फिर फ्री कर दूंगा। ठीक है बेटा, फोटो क्लिक करना इसका। चलो देखो, अभी कुछ क्वेश्चन होगा, कुछ नोड वाले से कुछ क्वेश्चन है, आने के चांसेस बहुत कम है, नोट से क्वेश्चन नहीं आते, अपने मॉड्यूल से बुक्स में मिलते हैं, एग्जाम्स में कम आते हैं। ठीक है, तो फिर भी देख लेते हैं। नोड वो जगह होती है जहाँ इलेक्ट्रॉन एब्सेंट होता है, एंटी नोड वो जगह होती है जहाँ इलेक्ट्रॉन मिलता है, बता रखा है तुम लोगों को मैंने। फॉर एग्जाम्पल अगर ये प्लस है, पहली रिंग, दूसरी रिंग, तीसरी रिंग, तो जो रिंग से जहाँ इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं ये क्या है? एंटी नोड। और इनके बीच में जो गैप है ना, ये गैप क्या होता है? नोड। ये जो गैप है नोड है, ये एक नोड है। तो अभी रिंग कितनी दिख रही है? 3 रिंग दिख रही है ना, तो 3 रिंग के बीच में 2 ही नोड है, मतलब जितनी भी रिंग होगी उससे एक कम नोड होगा। अभी मैंने यहाँ नोड को स्पेसिफाई नहीं किया ना, एंगुलर, रेडियल कुछ नहीं बोला, तो एक है टोटल नंबर ऑफ नोड्स। कुछ नहीं बोलूँ तो टोटल नोड्स, टोटल नोड कितने होते हैं? जितने रिंग है उससे एक कम। 5 रिंग है तो 4 नोड, 10 रिंग है तो 9 नोड। क्लियर है? तो वही लिखा है फाइनली टोटल नोड। वो कैसे आया वो अभी रहने दो। टोटल नोड्स कितना होता है? n-1, जितनी भी रिंग है उसमें से कम कर दो, कितने आएंगे टोटल नोड्स? तो वही आ रहा है, यहाँ 3 रिंग है तो टोटल नोड्स कितने बनेंगे? 2, टोटल हो गया। अब उसमें अगर वो स्पेसिफाई पूछता है कि एंगुलर के कितने हैं या प्लेनर के कितने हैं या फिर रेडियल और स्फेरिकल कितने हैं, तो इस चीज को समझ लेते हैं। ठीक है, इस चीज को तुम ऐसे समझो, बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, इसके नाम आए क्यों हैं? न्यूक्लियस है,
3D में इमेजिन करते जाना मेरे साथ, ठीक है। पहली रिंग यहाँ पे होगी जहाँ भी मतलब एक फुटबॉल, ठीक है। उसके थोड़े और डिस्टेंस पे एक और दूसरी फुटबॉल। जैसे वो कई शादी वादी में मेले में वो बलून्स रहते हैं ना, बलून के अंदर एक बलून फुगा के रखते हैं, उसके अंदर और छोटे बलून फुगा के रख देते हैं, तो 2 बलून के बीच में गैप होगा। बस वैसे ही समझो, न्यूक्लियस है, उसके पास एक बलून है, थोड़ी डिस्टेंस पे दूसरा एक और बलून है, थोड़ी डिस्टेंस पे तीसरा एक और बलून है, ठीक है। तो न्यूक्लियस से अगर मैं रेडियस लूं, ये ठीक है, न्यूक्लियस से अगर मैंने रेडियस लिया, क्लियर है, तो इस रेडियस पे एक बलून है, इससे थोड़ी और दूर रेडियस पे, मतलब देखो अगर ये इतना सही होता रेडियस, इस रेडियस पे एक बलून है, फिर थोड़े और इतने रेडियस पे दूसरा बलून है उसके कवरिंग पे, थोड़ी और रेडियस पे तीसरा बलून है। तो ये जो रेडियस वाले हैं इसको बोलते हैं रेडियल नोड या फिर स्फेरिकल नोड, क्योंकि बलून है ना, गोल बन रहे हैं। समझ में आया ना, रेडियल को स्फेरिकल क्यों बोला, क्योंकि जितने जितने डिस्टेंस बढ़ाते जा रहा हूँ एक एक बलून क्रिएट होते जा रहा है, तो रेडियस बढ़ाने पे बलून क्रिएट हो रहे हैं, या नोड। या फिर इसको ये समझ लो, अगर इसमें पॉइंट आउट करो तुम लोगों को, तो ये वैसे सही होगा नहीं बट फिर भी ठीक है। यहां से अगर मैं डिस्टेंस नापना स्टार्ट करता हूं, तो ये तो एंटी नोड है, ये भी एंटी नोड है। यहां से अगर इतना रेडियस लूं तो यहाँ पे एक बलून बनेगा, तो ये एक नोड होगा, यहाँ पे भी एक बलून बन जाएगा, थोड़ा और रेडियस बढ़ा दिया तो यहां बनेगा। तो ये पूरा नोड वाला ही तो एरिया है ना, तो उस चीज को बोल रहा है रेडियल या स्फेरिकल नोड, क्योंकि पूरे पूरे स्फीयर बनेंगे बलून के अंदर वाला वो कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो रेडियल को स्फेरिकल बोलते हैं, रेडियल को प्लेनर तो नहीं बोल दोगे कभी, ये समझ में आया ना अब कैसे। तो रेडियल स्फेरिकल, इसका फॉर्मूला होता है ये जो मैंने अभी समझाया ना, बस वही ये है। वो मैंने बस बताया कि रेडियस बढ़ाने पे ऐसा नोड बन रहे हैं, वो है पूरा एक नोड, टोटल नोड बोलूंगा तो 2 रिंग के बीच में एक ही नोड होगा। लेकिन अगर उसमें एंगुलर का पूछता है तो फिर वो दे देता है n-l-1 वाले फॉर्म। मैंने बोला ना ये एग्जैक्ट इसका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, बस तुम लोगों को जो अभी इमेजिन करवा रहा था वो समझाने के लिए बनाया है, बस इसका इससे ज्यादा कोई लेना देना नहीं है। अगर रेडियल पूछता है तो n-l-1 करोगे, क्लियर है। अगर एंगुलर पूछता है या प्लेनर पूछता है तो एंगुलर वाली चीजें फिक्स है, उसकी शेप पे डिपेंड करेगी। एंगुलर वाला नोट किस पे डिपेंड करेगा, शेप पे, ठीक है। ये लिख लेना, डिपेंड्स ऑन द शेप, क्योंकि एल बोला ना उसने, और एल तो एसपीडीएफ चारों के लिए अलग अलग होता है, तो चारों के लिए अलग अलग एंगुलर नोट आएगा, क्लियर। तो एंगुलर नोट पहले इधर देख लो, एफ एंगुलर नोट एल होता है, डिपेंड्स ऑन द शेप, एफ का शेप स्फेरिकल, पी का डंबल, डी का डबल डंबल, ठीक है। तो इसमें कोई नोट है क्या, नहीं है, तो एंगुलर नोट 0। इसमें ये रहा एंगुलर नोट एक, इसमें एक ये और एक ये, तो इसमें एंगुलर नोट 2 है। और डी जेड स्क्वायर में बस ये पूछेगा कौन सा टाइप का, तो कॉनिकल नोट, इतना याद रखना बस, क्या कितने कैसे वो हटा दो, कॉनिकल नोट। और 2 रिंग बनती है, याद होना चाहिए। जो चीजें लिखी है उतनी चीजें समझ के और याद कर लेना फाइनली, क्लियर है। तो एंगुलर वाले स्पेसिफाइड है, उसमें कोई चेंज नहीं होते। रेडियल वाले फिर चीजें हर उसके लिए और सब सेल के लिए चेंज हो जाती है। 1s के सारे लिखे मैंने, 2 वाले p के लिख दिए, d के लिख दिए, f के लिए लिख दिए। देखो इसका फॉर्मूला क्या था, n-l-1, n क्या है 1 माइनस s के लिए 0 -1, तो 1 माइनस ये 0 हो गया ना, 2 माइनस 0 -1, क्योंकि 2 माइनस l -1, तो 1, 2 माइनस 0 2, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 0 -1 कितना हो गया है 2, मतलब इससे एक कम ही आ रहा है ना, 1 से एक कम 0, 2 का 1, 3 का 2, इसका कितना होगा 3 4 5 6। तो जब भी s वाली चीजें होगी तो उससे कम करोगे, बताया था कल तुम लोगों को एक चीज समझाई थी ना, अगर s का पूछे तो s पहली रिंग से शुरू हो जाता है तो 1 कम करोगे, p दूसरी रिंग से शुरू हो जाता है तो 2 कम करोगे, d तीसरी रिंग से शुरू हो जाता है तो 3 कम करोगे। तो जो भी इसकी n की वैल्यू, उसमें से इसकी n की वैल्यू क्या है 2, p दूसरी रिंग से शुरू होता है तो 2 माइनस 2 0। अब इसको यहां भी मैच कर लो, 2 माइनस l की वैल्यू कितनी होती है p के लिए 1 -1, 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 0, देखो आ रहा है। मैं मेरे वाले वो फॉर्मूले से करूँ तो ये है ना, 3 माइनस p दूसरी रिंग से शुरू होता है तो डायरेक्ट 2 माइनस कर दो, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 2 2, 5 माइनस 2 3। अब इसी को
अपने इस वाले फॉर्मूले से देख लेते हैं। 3 -1 -1 एक ही बात है ना, -2 ही तो कर रहा है। मैं ये तो डायरेक्ट बोल दूं -2 या फिर ऐसे बोलूं, तो इसका क्या आएगा 1। 4 -2 2, 5 -2 3, बस समझ गया। डी तीसरी रिंग से शुरू होता है ना, 3s से शुरू होता है। 2f का 2d देखा कभी नहीं ना, 3 से d आता है। तो 3 से d आ रहा है तो उसके n की वैल्यू में से 3 माइनस करना पड़ेगा। तो 3 - 3 0, 4 - 3 1, 5 - 3 2। अब इसको इसी फॉर्मूले से निकालोगे तो वही आएगा। 3 माइनस डी के लिए एल की वैल्यू क्या होती है 2 -1, तो 2 -2 -1 -3 तो होता है, तो ये 0 हो गया। 4 -2 -1 1, ये मेरे वाले से डायरेक्ट लिख दो ना, 2 माइनस करके 3। एफ कौन सी रिंग से शुरू होता है, चौथी 4f, तो 4 माइनस करना पड़ेगा मेरे को उसके एन से, तो ठीक है ना, ये लो 2। क्लियर है। एफ कौन सी रिंग से, चौथी रिंग, तो इसकी जो भी एन उससे 4 माइनस करना है, तो 4 - 4 0, 5 - 4 1। इसको अपने इस फॉर्मूले से देख लो, 4 माइनस इसकी एन की वैल्यू कितनी होती है 3, 3 -1, तो ये तो वही आया ना 0। 5 - 3 -1 1, तो जो मैंने बोला था वही चीज यहाँ वैलिड हो भी रही है जो कल पढ़ाया था। क्लियर है। और एंगुलर तो फिक्स ही होता है सबके लिए, कोई सा भी एफ दे दूं 0 ही होगा, कोई सा भी पी दे दूं 1 ही होगा, कोई सा भी डी दे दूं 2 ही होगा। अब ये जो टोटल नोड निकालता है अगर ये पूछे तो रेडियल नोड प्लस एंगुलर नोड पूरा, तो रेडियल होता है n - l - 1, एंगुलर होता है सिर्फ l, तो प्लस l से -l कट गया, बचा क्या n - 1। मतलब जितनी भी रिंग है उसमें से एक कम कर दो तो टोटल नोड्स मिल जाएंगे ना। ओवरऑल नोड्स तो ये सिखाया ना मैंने, बीच का गैप होता है नोड, 5 रिंग है तो गैप कितने आएंगे 4, तो 4 नोड है, बस वो अपने काम का है फाइनली। ये समझ में आया नोट किया सर। अब एक मैग्नेटिक मोमेंट वाला जो आता है म्यू के क्वेश्चन, मैग्नेटिक मोमेंट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से होता है √n × n+2, यूनिट क्या होती है बोर मैग्नेटॉन Bm। ठीक है। आयरन में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं 4 आयरन में, आयरन का ये डब्बा बनता है ना, ये होता है आयरन का, 6ठे नंबर पे आता है, तो 4 अनपेयर्ड बचे, तो इसका n की वैल्यू कितनी आई 4, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना। तो यहां से डायरेक्ट भी मैं लिख सकता हूँ 4 है तो 4.9 होगा, मैंने बताया था। ठीक है, 1 होता है तो 0.7, 2 होता है तो 0.8, फिर सब में 0.9 लगा देना 7 तक, कल ही बताया था। ठीक है, तो या तो ऐसे या फिर फॉर्मूला रखना है तो √4 × 4 + 2, ये n × n+2, √4 + 2 कितना होगा 8, 6 6 4 = 24, 24 का अंडर रूट लोगे तो फाइनली ये आएगा 4.9। 24 का अंडर रूट एलसीएम से लेंगे जो भी आ रहा है, फिर बचेगा वैल्यूज रखोगे तो ये आएगा, तो डायरेक्टली कर सकता हूँ ना। तो या तो ऐसे वैल्यूज रखते हुए करते जाओ n+2 में, n × n+2 में। इसमें आयरन +2 में अनपेयर्ड कितने होंगे, +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकले, तो यही 2 निकलेंगे ना, पहले एफ के निकलते हैं तो भी सेम ही होगा ना, 4 ही अनपेयर्ड है, तो इसमें भी अनपेयर्ड कितने हैं 4 है। इसकी भी n की वैल्यू क्या है, n क्या है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, 4 है, तो इसका म्यू कितना आएगा 4.9। आयरन +3 है तो 2 ये निकाले और तीसरा ये, तो अब अनपेयर्ड कितने हो गए 5, तो इसका म्यू क्या आ जाएगा 5.9। मतलब या तो फॉर्मूले में रखते जाओ म्यू = √5 × 5 + 2 और सॉल्व करो तो यही आता है। क्लियर है। कॉपर प्लस, कॉपर में पता है ना क्या होता है, कॉपर में क्या होता है आयरन कॉपर निकल कॉपर जिंक, ये होता है कॉपर ओरिजिनल। ठीक है, एक जंप करके खुद ही चले जाता है। कॉपर प्लस बोला तो ये भी हट गया ना, तो ये भी हट गया, तो अब क्या बचा कुछ नहीं, अनपेयर्ड है ही नहीं, तो इसकी n की वैल्यू क्या आई 0, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या आएगा 0। अब मैग्नेटिक मोमेंट 0 आया मतलब क्या है डायमैग्नेटिक। अगर एक भी अनपेयर्ड बचता है तो पैरामैग्नेटिक होता है, और अनपेयर्ड नहीं बच रहा है मतलब डायमैग्नेटिक, तो डायमैग्नेटिक होगा। ऐसे भी पूछ सकता है वो डाई और पैरा से,
और ये सब चीजें पढ़ चुके अपन, पीरियोडिसिटी, केमिकल बॉन्डिंग सब दूर, तो बार बार नहीं लिखवाइए। +2 होता तो एक ये निकाला और एक यहाँ से कहीं से निकालता, ये निकाल देता। तो अब अनपेड कितना बचा? बारिश। ये समझ गए ना? इसमें बेटा n की वैल्यू कितनी आएगी? 1, तो इसका क्या आएगा? 1.7। n की वैल्यू 1 आती तो 1.7 म्यू है, n की वैल्यू 2 होती तो 2.8 है, 3 है तो फिर उसके आगे 3.9, 4.9, 5.9, 6.9, 7.9 तक कर देना, क्योंकि अपने को यहाँ मैक्सिमम 6 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन तक मिल सकते हैं डी ब्लॉक में, 5 तो डी के और एस का 1, तो टोटल 6 ही मिलेगा ना, 7वां अनपेड कैसे मिल जाएगा? क्लियर है? इसीलिए 5, 6, 7 तक लिखवा दी वैल्यूज। ये क्लियर है सभी को? इसमें पैरा बेटा बातें नहीं, पैरा डाई पूछेगा तो भी बता दोगे कौन पैरा है कौन डाई है, ठीक है। चलो ये वाला पोर्शन क्वेश्चन का और यहाँ पे खत्म होता है। इसके बाद एक और बचा है, हाइड्रोजन में जो स्पेक्ट्रम में शिफ्टिंग होती है कि एनर्जी की वैल्यू किसकी ज्यादा कम, वो वाले लिखवा रहा हूँ, ठीक है। उसके क्वेश्चन कुछ करते हैं। चलो बेटा फोटो, और फिर अब कर रहा हूँ कौन सा आयरन +2 Fe+2 के डब्बे। देखो आयरन ये होता है बेटा नॉर्मल, 1 2 3 4 5, ज्यादा हो गया। चलो ये होता है आयरन नॉर्मल। +2 बोला तो 2 इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, हमेशा एस से निकलेंगे पहले, क्योंकि एस वाली रिंग बाहर की है ना, 4 एस है, ठीक है। तो वो वाली रिंग कौन सी है? बाहर की है, ये निकल गया। अभी अनपेड कितने बचे? 4 इलेक्ट्रॉन बचे ना अनपेड, तो n की वैल्यू क्या आई? 4। अब म्यू में अगर मैं रखूं तो 4 × 4 + 2, 4 + 2 कितना होता है? 6, 6 4 जा 24, 6 × 4 मतलब √24। √24 का जब एलसीएम लूंगा, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 3 2 6, रुको कुछ गड़बड़ हो गया, 2 6 12, 2 से जाएगा ये भी, 2 3 6, फिर आएगा 3 1 3, तो ये 2 का एक पेयर बन गया। अब पेयर नहीं बन रहा ना, तो 2 को बाहर रखूँ और अंदर जो भी उसको फिर मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, 6, तो 2√6, तो √6 की फिर वैल्यू रखोगे, जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली तुम्हारा 4.9 ही आएगा, ठीक है। अब अपने को हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाले पे कुछ पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन, देखो बेटा बातें नहीं, लाइन्स वाले क्वेश्चन तो मैंने करवा दिए थे कि टोटल स्पेक्ट्रल लाइन कितनी होगी, स्पेसिफिक कोई की लाइन पूछ रहा है वो करवाए थे, फिर अगर वेवलेंथ पूछ रहा है तो 1/λ/r² वो वाले करवा दिए थे, लेकिन एक ये ट्रांजिशन वाले क्वेश्चन छूट गए थे, ठीक है, तो ये वाले यहाँ पे करवा रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो उसके लिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो एनर्जी का कॉन्सेप्ट है पहले वो थोड़ा समझा देता हूँ, उसके बाद फिर तुम लोगों को सारी चीजें क्लियर करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से तुम्हारे डाउट भी आएंगे, ठीक है। देखो लाइमन, बामर, पार्शर, ब्रैकेट, पी फंड, सबसे ज्यादा जो एनर्जी होती है लाइमन की होती है, फिर बामर, फिर पार्शर, फिर ब्रैकेट, पी फंड। लाइमन कौन होता है? n = 1, पता है ना ये चीजें, n1 = 1 है ना, n2 तो कुछ भी हो सकता है इसके अलावा, इसका n1 = 2, फिर ऐसे लिखते जाऊंगा मैं 3 4 5 6, क्लियर। तो ये एनर्जी समझ में आई, ठीक है। अब लाइमन में भी पूछो तो लाइमन में बहुत सारी सीरीज आ सकती है ना, इनफाइनाइट से लाइमन में गिर सकता है, जस्ट उसके ऊपर वाली से लाइमन में गिर सकता है, दूसरी वाली से लाइमन में गिर सकता है। तो ये जो लिखा है ना L5, तो लाइमन कौन है? 1, उससे 5th लाइन, तो इसका N2 क्या होगा? 6 होगा ना, ये जो लिखा है मैंने, ठीक है। इसके लिए N1 क्या होगा? लाइमन है तो 1 ही होता है, ठीक है। और N2 क्या होगा? लाइमन की 5th लाइन, तो लाइमन की 5th कौन सी? छठी लाइन होगी ना, तो N2 क्या होगा? 6, ये समझ में आया, मतलब छठे से पहली लाइन में, मतलब छठे से। L5 लिखा है अगर मैंने, तो लाइमन की 5th लाइन ये ऐसे बना लो, 1 2 3 4 5 6, लाइमन अभी 1 पे, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी ना, ठीक है हाँ। तो ये कौन सा होगा? 1 2 3 4 5 6, लाइमन 5 लिखा है ना, हाँ। देखो
ये लाइमन यहाँ पे, लाइमन की पहली लाइन कब आएगी? जब L1 होगा। लाइमन की दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी लाइन। तो लाइमन की पांचवी लाइन मतलब छठा रिंग होगा ना, ठीक है। अब ये चीज बामर के लिए लिखता हूँ, पाशन के लिए लिखता हूँ तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। पाशन ये होता है ना बेटा, तो पाशन के लिए P1 सॉरी P ये है, इसका P1 क्या होगा? ये P2 और P3। तो इसका P बोले तो क्या होगा अपना 3, N1 3 है और P2 बोल दिया तो N2 कितना हो जाएगा 5। कर लोगे जी वैसे, उससे उतने बढ़ाने हैं, क्लियर? या फिर ये दो को माइनस कर लो टोटल में से, जो भी दिया है उसमें से। पाशन की थर्ड P3 फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है, तो P3 का मतलब क्या? N इक्वल टू कितना है? ये 6 है ना, N इक्वल टू 6 है। और ये N इक्वल टू कितना है? 3 है, पहली, दूसरी, तीसरी, ठीक है। पाशन की P1, हाँ ये वाली लाइन्स P1, P2 और P3, क्या बोल रहे हो? तो पाशन की पहली लाइन, पाशन दूसरा, पाशन तीसरा, तो वो ये कहना चाहता है P1, P2, P3 से, ये मतलब है उसका, ठीक है। लाइमन की पहली, लाइमन दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, सब यहाँ पे आ जाएगी ये चेक करके, तो ये कहना चाहता है। क्लियर है कुछ क्या बोल रहा है? L1, L2, L3 इन सब से। अगर उसने बोला L इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट से आ रही है यहाँ पे, पाशन इनफाइनाइट, तो पाशन से पाशन में आ रही है इनफाइनाइट, पाशन में आ रही है इनफाइनाइट से, तो P इनफाइनाइट, ठीक है। अब इसमें एक चीज मुझे समझानी है, वो यहां समझा देता हूं मैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 और ये समझ में आता है ना सबको? समझना क्या है इसमें, लाइनों का नाम दिया है, ठीक है। चलो, पहले वाले की एनर्जी कितनी होती है? -13.6। दूसरे की कितनी होती है? -3.4। इसकी -1 -0.85 -0.514, ठीक है। ये याद करनी होती है। इसके बाद थोड़ी थोड़ी आधी करके थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाओ, बताया था तुम लोगों को, ठीक है, कि 3 का आधा 1.5 होगा और 4 है तो थोड़ा और ऐड कर दिया। 1.5 का आधा 0.8 होगा, मतलब 0.7 होगा और थोड़ा और बढ़ा दिया तो 0.8, तो ऐसे करके बढ़ाते जाना, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं फॉर एग्जांपल, कोई चीज अगर इनफाइनाइट से आ रही है तो इनफाइनाइट से आने में इतनी एनर्जी लगेगी ना 13.6, उसके अलावा कहीं से भी आ जाए तो 13.6 से तो कम ही रहेगी। अगर इसमें इनफाइनाइट से आए तो कितनी लगेगी? 3.4, ठीक है। या फिर उसको इनफाइनाइट पे पहुंचाना हो, एक ही बात है ना। उसके अलावा कहीं से भी पहुंचाना होगा तो 3.4 नहीं लगेगी ना। अगर मैं बोलूं यहां से यहां या फिर यहां से यहां, तो ये कुछ इनका गैप का माइनस करना होता है बस मुझे, इतना क्लियर है? थोड़ा थोड़ा कुछ समझ में आया, ठीक है। ये जी भाई ना, तो आयनाइजेशन एनर्जी कितनी होती है पहली रिंग से? अगर इलेक्ट्रॉन को हटाना है तो 13.6, तब वो पूरा बहुत दूर चले जाएगा इन्फाइनाइट पे। इसको आयनाइज करना है तो 3.4 देनी पड़ेगी, थोड़ा सा भी कम दिया तो कोई ना कोई रिंग में अटक जाएगा वो। क्लियर है? ठीक है। तो लाइमन की एनर्जी ज्यादा, बामर पास्चर ब्रैकेट पी फंड, ये वाली यहां से समझ में आई। अब ये जो मैंने लिखा है लाइमन की ज्यादा, बामर पास्चर ब्रैकेट पी फंड, लेकिन एक चीज अपन एटॉमिक में ये भी पढ़ते हैं ना, दूर जाते जाते तो रिंग की एनर्जी बढ़ती है, एनर्जी इक्वल टू -13.6 Z²/n², और वो माइनस था इसीलिए डायरेक्टली हो गया। वो बताया था कि जैसे जैसे रिंग्स बढ़ती जाएगी, दूर जाते जाएंगे, रिंग की एनर्जी तो बढ़ रही है ना। और यहाँ पे क्या बोला है मैंने, लाइमन बामर पास्चर में लाइमन की ज्यादा है, और ऐसे बोल रहा हूँ कि रिंग बढ़ रही है तो ज्यादा है, तो उल्टा नहीं हो गया जस्ट? ये होता है। तो E क्या हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -1/n² है।
तो रिंग बढ़ाऊंगा, माइनस नहीं होता तो रिंग बढ़ाने पे एनर्जी कम होती, माइनस आ गया तो रिंग बढ़ाऊंगा तो एनर्जी भी बढ़ेगी, तो जितनी दूर वाली रिंग उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा। तो ये तो लाइमन है, बामर, पास्चर, ब्रैकेट, पी फंड, तो पी फंड की ज्यादा होनी चाहिए ना एनर्जी, क्योंकि दूर वाली रिंग है। लेकिन वहां पे क्या लिखा है मैंने, लाइमन की ज्यादा होती, फिर बामर, फिर पास्चर, फिर ब्रैकेट, फिर पी फंड। तो ये उल्टा नहीं हो रहा है, ये गलत नहीं लिखा कहीं, या तो यहाँ गलत होगा या ये गलत होगा, कुछ तो गलत होगा, लेकिन नहीं है। ठीक है, वही देखो यहाँ पे जो मैंने ये इसकी एनर्जी लिखी है कि -13.6, और इनफाइनाइट पे एनर्जी मैक्सिमम होती है कितनी, 0। ये वो ग्राफ से बताया था तुम लोगों को, ये होता है टोटल वाले का, और ये काइनेटिक और पोटेंशियल के ग्राफ होते हैं। तो ये -13.6 मान लो और ये 0, तो 0 तो बड़ा नंबर है ना -13.6 से, तो दूर जाते जाऊंगा तो एनर्जी बढ़ेगी, तो 0 बढ़ रहा है ना, सही बात है। तो अंदर वाले की एनर्जी कम है, मतलब दूर वाले की ज्यादा है, दूर से अगर आता है तो। या फिर बोल लो अगर यहाँ 13.6 है तो यहाँ पे अगर देखो जंप करता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, आता है तो एनर्जी एमिट करता है ना। ठीक है, तो अगर आएगा तो वहां से अगर फॉर एग्जांपल लाइमन में आ रहा है तो उसको कितने की एनर्जी एमिट करेगा, -13.6, जाएगा तो एब्जॉर्ब करेगा +13.6। तो ये जो तुमको कंफ्यूजन हो रहा है ना, ये 0 -13.6 से 0 जाते हैं। 0 कौन सी रिंग का है, n = इनफाइनाइट वाली रिंग की क्या होगा, n = इनफाइनाइट मतलब बहुत दूर वाली रिंग की एनर्जी हाईएस्ट है, 0 है। ये n = पहली रिंग की है, कम है। तो ये वाले ये कॉन्सेप्ट से अपना ये आता है। और अगर ऐसे देखोगे कि लाइमन की ज्यादा, बामर की ज्यादा, पास्चर, तो मैंने बोला लाइमन की ज्यादा, तो सिर्फ अकेले उस एक रिंग की नहीं देखी जाती है, कहां से आ रहा है ये देखते हैं। मैंने बोला लाइमन की एनर्जी कितनी है, तो तुम नहीं बता पाओगे, तुमको ये रहता है कि लाइमन में कहां से आ रहा है, तो एनर्जी का वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में स्पेक्ट्रल लाइन पढ़ते हैं ना, सिर्फ इलेक्ट्रॉन यहां रखा है तो क्या है, स्पेक्ट्रल लाइन कहीं से आना चाहिए ना स्पेक्ट्रल लाइन शो होने के लिए। अब वो सेकंड से आए, थर्ड से आए, इनफाइनाइट से आए, तो मान लो अगर इनफाइनाइट से आता है तो 13.6 की एनर्जी निकालता है वो वेवलेंथ, मतलब उतना एनर्जी का फोटोन या वेवलेंथ निकलेगी सबसे ज्यादा, और जस्ट यहीं से आता है तो कम है। अरे यार, इसका गैप होगा 10.2, इसका गैप कुछ होता है, तो अगर मैं इसका और इनफाइनाइट वाले का गैप ले लूं तो सबसे ज्यादा होगा ना, तो सबसे ज्यादा गैप मतलब कितना, मैक्सिमम 13.6 ही जा सकता है, तो हो गया ना ज्यादा लाइमन के लिए। फिर यहां पे अगर लाना है मेरे को इनफाइनाइट से, तो इनफाइनाइट से यहां पे लाने के लिए इसका गैप कितना होगा, 3.4, इसका गैप कितना होगा 13.6, तो लाइमन की ऐसे ज्यादा है, ये बोल रहा है वो कि ये लाइमन ज्यादा है, ये बामर इनफाइनाइट से कम। समझ में आया, ये इसीलिए वो लाइमन बामर ऐसा लिखा है, और ये अपना एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट वो ये है। क्लियर है, फाइनली याद रखो ये ऐसा होता है, मतलब इस चीज में कंफ्यूज मत होना कि ऐसा क्यों हो रहा है उल्टा, इसीलिए। ठीक है, क्लियर हुआ है। ठीक है, ये समझ गया ना L5 L4 L3 का मतलब क्या है, कौन सी लाइन से आ रहा है वो रिप्रेजेंट करने के लिए, तो उससे तुम N1 N2 निकाल पाओगे। क्लियर, 50 क्यों लिया, क्योंकि इनफाइनाइट रिंग्स होती है, कितने भी ले लूं मैं। अच्छा, 5th क्यों नहीं लिया, वो मैंने कोई एग्जांपल दे दिया, हाँ ऐसे रैंडम मन से एग्जांपल दे दिया। अब मैं सबके लिखता है कि 4 के लिए क्या N1 N2 रखूं, इसके लिए क्या, तो मैंने एक कोई एग्जांपल लेकर तुमको बता दिया। हाँ, लाइन सारी नहीं यार, L5 मतलब लाइमन की 5वीं लाइन से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, B2 लिखूं तो बामर की दूसरी लाइन से इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अरे यार सही तो लिखा है, L इनफाइनाइट लिखा है, तो इनफाइनाइट से काई में आ रहा है, लाइमन में आ रहा है। L5 लिखा है तो 5th कौन सी होगी लाइमन की, लाइमन, हाँ मतलब छठे से आ रहा है, तो छठे से पहले में आ रहा है, तो वो लिखा है। ये कब बोला मैंने, ये नहीं बोला, 5 से 1 नहीं बोला मैंने, लाइमन की 5th से, L5 नहीं हो, लाइमन की 5th से, लाइमन की 5th कौन होगा, छठा। अरे ओ इधर दोनों, इधर, ठीक है, दोनों को कुछ नहीं आता, इधर देख लो, इधर देख लो बेटा। ठीक है,
L4 अगर लिखा है मैंने तो L4 मतलब L4 नहीं है, वो लाइमन की फोर्थ लाइन है। मतलब गिन लेना लाइमन की फोर्थ कौन सी होगी। अगर मैं पाशन की 5 लिखूं तो 0 से 5 मत गिनने बैठ जाना, पाशन से 5 गिनने बैठना। क्लियर है? तो ऐसे तुम N1 N2 निकाल पाओगे। लाइमन बामर में अगर कंपेयर करूं किसकी एनर्जी ज्यादा है, लाइमन में इनफाइनाइट सबसे ज्यादा होगी, इनफाइनाइट से लाइमन में आने में सबसे ज्यादा, फिर उससे एक कम वाले से लाइमन में आने में, फिर सबसे कम तो यहां से आने में। तो भाई लिखा है कि इनफाइनाइट, फिर 5 4 3 2 1, 3 लिखा नहीं है बट ठीक है वो 3 लिख लेना, ठीक है। 3 2 1 यहाँ पे आएगी। उसके बाद लाइमन के बाद बामर में आने में ज्यादा लगेगी ना, एक है इनफाइनाइट से लाइमन में आया, एक है इनफाइनाइट से बामर में आया, तो ये एनर्जी ज्यादा है ना, दिख रही है। और फिर कहीं से भी आ जाए तो लाइमन की ही ज्यादा रहेगी, क्योंकि ये गैप ज्यादा है, सबसे ज्यादा गैप यही रहता है, इसीलिए लाइमन की ही सबसे ज्यादा होगी। फिर बामर के जो भी आएंगे उनकी गैप अगले ज्यादा है, अगली गैप यही ज्यादा होगी, तो फिर इसीलिए लाइमन के बाद बामर क्या आता है सीधा। तो इन दोनों में पूछो तो लाइमन 1 ज्यादा एनर्जी होगा कंपेयर टू बामर, भले इनफाइनाइट से आ जाए। बामर भले इनफाइनाइट से बामर में आ जाए 3.4 ही रहेगी, और लाइमन पहले से भी आया ना तो भी 10.2 रहेगी। तो लाइमन का पहला ही ज्यादा है बामर के इनफाइनाइट से भी। तो वही लिखा है कि लाइमन का पहला ही ज्यादा है बामर के इनफाइनाइट। बस ऐसे तुम सबका लिख सकते हो, इनफाइनाइट से 1, इनफाइनाइट से 1, इनफाइनाइट से 1। क्लियर है? सबका सेम ऐसे ऑर्डर चल जाएगा। क्लियर? अब मैंने पूछा क्वेश्चन, अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है। विच वन ऑफ द हाईएस्ट एनर्जी, हाईएस्ट एनर्जी मतलब गैप ज्यादा होना चाहिए ना, सिंपल सी चीज है। गैप कम तो एनर्जी कम, गैप जितना ज्यादा एनर्जी ज्यादा। लेकिन गैप में एक सेकंड चीज ये देखनी होती है कि देखो गैप ज्यादा होना चाहिए तो देखोगे, सेकंड चीज क्या देखोगे, वो गैप का जो लोअर नंबर है वो पहली रिंग है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सबसे ज्यादा डिफरेंस पहली और दूसरे के बीच में आता है। तो जितनी ज्यादा नीचे वाली रिंग होगी उतना ही बेस्ट होगा। अब भली देखो गैप मान लो सेम आ गया, गैप आया है मैंने बोला 5 से 3 आ रहा है, और एक में बोल रहा हूँ 3 से 1 आ रहा है, तो गैप तो यहाँ भी 2 का ही, यहाँ भी 2 का है। लेकिन 1 में अगर आता है तो ये गैप सबसे ज्यादा ऐड हो जाता है। तो सबसे लोवेस्ट वाला देखो, दोनों प्रायोरिटी रखना है अपने को कि गैप भी ज्यादा रहे, लेकिन वो गैप ज्यादा के साथ जो N1 जहां गिर रही है लाइन वो सबसे कम वाला रहे तो बेस्ट रहेगा। तो देखो ये लाइमन है, तो लाइमन में गिर रही होगी लाइन, कहां से, 2 से, लाइमन के 2 से लाइमन में। बामर की 55 से, अब बामर की इनफाइनाइट से भी गिर जाएगी ना बामर में तो भी एनर्जी 3.4 ही रहेगी, और लाइमन के 1 से भी गिरेगी तो भी एनर्जी ज्यादा रहेगी। समझ में आए? तो वही चीज लिखी है, क्या नहीं आ रहा समझो। पाशन की 88 से पाशन में भी गिर गई तो भी एनर्जी कितनी, 1.51 ही रहेगी वो तो इसका कितना भी लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना फिर तो सब। और ये क्या ब्रैकेट है BR, ब्रैकेट के 2 से ब्रैकेट में गिरने में तो और ही कम हो जाएगी, तो सबसे ज्यादा एनर्जी किस में दिखेगी, लाइमन में। क्लियर है ये? ठीक है। अगला ये क्वेश्चन आते हैं ऐसे एग्जाम में, विच वन ऑफ द हाईएस्ट एनर्जी पूछेगा। हाँ अच्छा ये भी, हाँ विच ऑफ द हाईएस्ट एनर्जी, सेम वही दिए, लाइमन के पहले से लाइमन में गिर रहा होगा तो 10.2 की एनर्जी होगी, लाइमन के दूसरे से, हाँ बेटा आवाज नहीं करो, जो भी सॉल्व कर रहे हो आवाज नहीं, ठीक है, या तो साइलेंटली खुद के क्वेश्चन सॉल्व कर लो बिना आवाज आए, ठीक है। इधर सारे ठीक है, ये अभी तक का है फोन में, चलो इधर देखना। लाइमन के 1 से मतलब लाइमन में आ रही है, ठीक है, लाइमन के 2 से आ रहा है, फिर लाइमन के 3 से और लाइमन के 4 से, तो सबसे ज्यादा एनर्जी का गैप किस में आएगा, तो सबसे ज्यादा एनर्जी का गैप 4 से आने में होगा, और ऐसे गैप समझ में नहीं आ रहा तो ये ऑर्डर है ही सही अपने पास। हाँ देखो इसकी एनर्जी इतनी है 4, मतलब यहां से आ रहा होगा तो इसकी एनर्जी माइनस इतनी एमिट करेगा ना, इलेक्ट्रॉन यहां से कहा आ रहा है यहाँ, तो इतनी का गैप एमिट करेगा भाई, वेवलेंथ तो एनर्जी फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में एमिट करता है, तो पहले का क्या होगा 4, ठीक है। अब मैंने बोला बेटा मस्ती नहीं हो रहा, बामर 1, तो बामर में 1 से आ रहा है तो इसका जो भी गैप होगा, पाशन में 2 से आ रहा है, पाशन ये पाशन में इनफाइनाइट से भी आ गया ना तो भी एनर्जी इतनी रहेगी, ठीक है। B3 पाशन ब्रैकेट है, ब्रैकेट में उसके तीसरे से आ रहा है तो उसकी तो एनर्जी और भी जैसे जैसे दूर जा रहा है कम हो रही है। P4 11 और पाशन, पाशन के चौथे से पाशन में, इनफाइनाइट से भी पाशन में आ जाएगा तो उसकी एनर्जी लिमिटेड रहेगी। ये समझ में आया?
तो बामर के 1 में आएगा तो एनर्जी ज्यादा ही होगी ना, उनका डिफरेंस ज्यादा है। समझ में आया? क्योंकि इसका जो गैप आएगा ना वो बहुत ज्यादा आएगा, बजाय तुम बाकी के गैप से ले लो, ठीक है। तो इसका पहला। अगला लाइमन में बोल रहा है वो 50 से आ रही है, तो इनफाइनाइट से आती तो सबसे ज्यादा रहती है, तो लाइमन में आ रहा है 50, बहुत ज्यादा अच्छी बात है। बामर में तो इनफाइनाइट से भी आ गई तो बहुत ही कम रहती है, तो 2 से तो क्या ही होगा, बाइमर के तीसरे में भी क्या ही होगा, लाइमन में 32 से। तो एक ऑप्शन मेरे पास लाइमन 50 और एक है 32। लाइमन इनफाइनाइट से आता तो 13.6 होता, तो 32 तो उससे कम है, और 50 ज्यादा है ना, ज्यादा दूर है, तो 50 वाले में ज्यादा एनर्जी का गैप है, तो इसका आंसर क्या आएगा, लाइमन का 50। P1 P2 P3 P4 लाइमन वहां पाश्चन है, ये पाश्चन की पहली लाइन से, पाश्चन की दूसरी, पाश्चन की तीसरी, पाश्चन की चौथी। पाश्चन की इनफाइनाइट से आता है तो 1.51, तो जितनी दूर हो उतना बेस्ट है ना, तो P4। मतलब इनमें ये टिक कर लेना ऐसे है ना, तो क्वेश्चन ही है ना अपना, क्लियर है। हाँ ऐसे आते हैं, इसीलिए ये आते हैं, वैसे ये नहीं आते, ये आते हैं, ठीक है बेटा। इधर ये वाले क्वेश्चन इतने कुछ देखे नहीं मैंने और आते भी नहीं, ये वाले आते हैं, PYQ में है, मिलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन ये रहता है, सुनो, विच ऑफ द हाईएस्ट एनर्जी, विच ट्रांजिशन लिखता है वो, तो ये ट्रांजिशन हो रहे ना 6 से 1 6 से 5, तो विच ट्रांजिशन हैव द हाईएस्ट एनर्जी, या फिर लिखेगा विच ट्रांजिशन हैव द लोवेस्ट वेवलेंथ, या फिर लिखेगा विच ट्रांजिशन हैव द लोवेस्ट एनर्जी, या फिर लिखेगा विच ट्रांजिशन हैव द हाईएस्ट वेवलेंथ। वो इन 4 पॉइंट में से एक ही देगा। यहाँ तो 2 सेम होते हैं इसलिए मैंने लिख दिया है, क्योंकि अपने वो फॉर्मूला होता है ना, E बराबर hc बाय लैम्डा। तो वेवलेंथ और एनर्जी, एनर्जी जितनी ज्यादा वेवलेंथ उतनी कम, वेवलेंथ जितनी ज्यादा एनर्जी उतनी कम। तो हाई एनर्जी बोल रहा हूं तो वेवलेंथ लो होगी, और लो एनर्जी बोल रहा हूं तो वेवलेंथ हाई होगी, लेकिन वो इन चारों में से कुछ एक ही देगा। तो वेवलेंथ से कंफ्यूजन होता है तो तुम एनर्जी से देखना। वेवलेंथ अगर दे लोवेस्ट वेवलेंथ, तो तुम पहले उसको देख लो, लोवेस्ट वेवलेंथ है तो एनर्जी कैसी होगी, हाईएस्ट, फिर एनर्जी का गैप तो मुझे पता रहता है। हाईएस्ट वेवलेंथ दे तो एनर्जी मुझे पता है लोवेस्ट होगी, तो एनर्जी के गैप से करोगे। अगर वेवलेंथ में फंसे कि वेवलेंथ यहाँ से यहाँ ज्यादा होगी, इनफाइनाइट से क्या होगी, फिर गड़बड़ करोगे, भूल जाते हैं, एनर्जी नहीं भूलते अपन, क्लियर है। तो सारे क्वेश्चन कहीं से करोगे, एनर्जी वाले से ही। भले वेवलेंथ देगा तो उसको एनर्जी में देखना, वेवलेंथ देके रखेगा तो एनर्जी में कन्वर्ट करना, ठीक है। अब वो बोल रहे छठे से पहले में आ रहा है। देखो ये वाला क्वेश्चन करते टाइम सबसे पहले तो क्या देखना है, गैप ज्यादा होना चाहिए। फिर गैप ज्यादा तो ठीक है, उसके साथ उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, जो नीचे वाली रिंग है N1 N2 ये प्रायोरिटी में आनी चाहिए। N1 आ गई तो बात ही खत्म, फिर कोई भी हो जाए ऊपर का, क्योंकि इसके तो पहली लाइन से भी आई तो बहुत ज्यादा एनर्जी रहती है। बाकी की सबके इनफाइनाइट से भी आ गया तो भी उतनी एनर्जी नहीं रहेगी, जैसे इसका इनफाइनाइट से भी आ गया तो भी एनर्जी 3.4 ही रहेगी, और इसमें अगर पहले से भी आ गया ना तो भी 2.1 8.8 10.2 है। तो इसका भले ही गैप कितना है, 1 का है, इसका गैप भले ही इनफाइनाइट का है, लेकिन एनर्जी देखो ना। तो इसलिए बोल रहा हूं गैप भी देखना है तुमको कि गैप भी ज्यादा रहे, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, लोअर वाले शेल आने चाहिए, क्लियर है। N1 आ जाए तो बहुत ही बेस्ट है, वरना N2 N3 ऐसे लोअर वाले ज्यादा प्रायोरिटी में रखना है, ठीक है। N6 से N1 में आ रहा है तो ठीक है, N1 में आ रहा है तो बहुत ज्यादा एनर्जी निकल ही रही होगी, क्योंकि ये गैप इंक्लूड होके और बाकी के 5 भी हुए। 5 से 4 में आ रहा है, 4 में अगर इनफाइनाइट से भी आ गया ना तो भी इसको बराबर नहीं कर पाएगा वो, क्लियर है। 6 से 5 में, 5 से 3 में, तो सबसे ज्यादा एनर्जी का गैप तो ये है ना, तो हाईएस्ट एनर्जी किसकी है, इसकी है। हाईएस्ट एनर्जी वाले को मैं स्टार करूंगा और लोवेस्ट एनर्जी वाले को मैं टिक करूंगा, ठीक है, समझ जाना। हाईएस्ट एनर्जी वाले को स्टार, लोवेस्ट एनर्जी वाले को टिक, क्योंकि सेम ऑप्शन वापस लिख के मैं ये करवाऊं उससे अच्छा यही करवा रहा हूं, ठीक है। अब हाईएस्ट एनर्जी मेरे को क्या करना है, अगला लोवेस्ट एनर्जी। लोवेस्ट एनर्जी का मतलब क्या है, जितनी ऊपर वाली रिंग उतना ज्यादा बेटर है ना, उसमें सबसे भले उसमें देखो, इसमें अगर इनफाइनाइट से आया तो एनर्जी बहुत कम, तो जितनी बड़ी रिंग होगी उतना ज्यादा अच्छा है मेरे लिए लोवेस्ट एनर्जी के लिए। तो जितनी बड़ी रिंग तो 4 3 5, इनमें से बड़ी रिंग कौन है, 5 है ना, तो 6 से 5 में बहुत ही कम एनर्जी रहेगी, तो ये होगा अपना लोवेस्ट एनर्जी वाला, क्लियर है, आ रहा है सबको। अगला ये हाईएस्ट एनर्जी वाला पहले चेक कर लेता हूँ। हाईएस्ट के लिए मैंने क्या बोला, गैप ज्यादा हो, रिंग नीचे वाली हो तो बेस्ट है। देखो N1 में को मिल गया,
6 से 1 ज्यादा ही होगा। फिर भले ये इनफाइनाइट से भी आ जाता 4 में, इनफाइनाइट से 3 में आ जाता, और ये इनफाइनाइट से 5 में भी आता, तो भी कुछ नहीं हो पाता कंपेयर टू ये 1 के। तो हाईएस्ट तो यही रहेगा। अब लोवेस्ट देखना है। लोवेस्ट के लिए एन ज्यादा हो तो अच्छा है, जितना ऊपर जहां आ रहा है वो। तो 4 में आ रहा है, 3 में आ रहा है, 5 में आ रहा है, लेकिन ये बेटा 3 से 5 ये उल्टा है, यहां जा रहा है, अपने को ट्रांजिशन करवाना है। तो ये तो ऑप्शन से हटा दो, इसका गैप मत देखना फिर, है ना। 4 और 5 है तो 4 ऊपर वाली रिंग है ना। तो अगर मान लो इनफाइनाइट से 4 में आता है और या इनफाइनाइट से 3 में भी आता है, तो 4 की एनर्जी कम ही रहेगी, क्योंकि इनफाइनाइट से भी आ जाए तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ फिर गैप यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, ठीक है। लेकिन फिर क्या देखा अपन ने, रिंग देख ली कि दूर वाली रिंग तो एनर्जी कम, तो ये कौन होगा, लोवेस्ट एनर्जी वाला। सही थे ना तुम लोगों के, ठीक है। अगला ये दूसरे में आ रहा है, पांचवें में आ रहा है, चौथे में आ रहा है, तीसरे में आ रहा है। तो देखो दूसरे में आ रहा है वो ज्यादा बेटर है ना, क्योंकि इनफाइनाइट से आ जाए तो बहुत ही बेस्ट है, वरना जितने ऊपर से आ पाए। तो देखो गैप भी ज्यादा है, छठे से आ रहा है दूसरे में, तो ये क्या होगा, हाईएस्ट एनर्जी। अब लोवेस्ट एनर्जी देखना, तो लोवेस्ट एनर्जी के लिए मेरे को चाहिए रिंग ज्यादा ऊपर वाली हो तो बेस्ट है। तो 4, 3 और 5, तो 5 ऊपर वाली रिंग है ना, तो वो ज्यादा सही है मेरे लिए कि इसका एनर्जी का गैप बहुत ही कम रहेगा। क्लियर है, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे और पीवाईक्यू में आते भी हैं। तो पता है बहुत बार अपने को ये रहता है कि लोग क्या बोल देते हैं कि गैप कम देख लेना, बस जितना गैप कम उसके हिसाब से, लेकिन ट्रांजिशन भी देखना होता है कि रिंग कौन सी पड़ रही है। जैसे यहाँ गैप तो दोनों में ही कहाँ गया अपना, कौन सा क्वेश्चन था, ये था 4 से 3 में भी 1 का गैप आ रहा है, 5 से 4 में भी 1 का गैप आ रहा है, तो गैप अब दोनों में 1 का होगा। अब कैसे देखोगे, तो तुमको देखना पड़ेगा ना कौन सी रिंग है, जितनी दूर वाली रिंग उतनी एनर्जी कम, जितनी अंदर वाली रिंग उतनी एनर्जी ज्यादा। तो रिंग देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर्ड विद गैप। तो समझ गए, ठीक है। चौथा, अब सबसे ज्यादा एनर्जी मतलब अंदर की रिंग होनी चाहिए ना, तो 4, 4, 3 और 5 है, तो 3 वाला है ना अंदर की रिंग वाला, तो अपना, और कहां से, 5 से, ठीक है। तो इसकी एनर्जी क्या होगी, हाईएस्ट। अब लोवेस्ट देखना, तो सबसे बाहर वाली रिंग उतना बेटर, तो 4, 4 और 5, तो 5 रिंग बाहर है, तो इसको क्या ले लिया मैंने, लोवेस्ट एनर्जी में। क्लियर है। अब यही चीज वो वेवलेंथ का करके देता तो भी आंसर सेम ही रहता ना। वेवलेंथ मान लो उसने बोल दिया लोवेस्ट वेवलेंथ किसकी है, तो तुम पहले उसको हाईएस्ट एनर्जी में कर लो, फिर उसके हिसाब से लिख लो आंसर, क्योंकि एनर्जी से अपन ने सीखे हैं कॉन्सेप्ट। अगर मैं तुमको बोलूँ कि यहाँ से यहाँ अगर कोई वेवलेंथ निकल रही है और यहाँ से यहाँ में कोई वेवलेंथ निकल रही है, और बताओ कौन सी वेवलेंथ ज्यादा होगी कम होगी, तो डायरेक्ट वेवलेंथ ऐसे नहीं सोचोगे ना तुम, या सोच नहीं पाओगे। पहले एनर्जी का गैप सबसे ज्यादा है तो वेवलेंथ सबसे कम, तो इसकी वेवलेंथ कम होगी, और यहाँ से यहाँ तक में वेवलेंथ ज्यादा होगी। क्लियर है। तो मैं तो बेटर है एनर्जी से करना प्रेफर करता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। तुम लोगों को अगर वेवलेंथ से आ जाता है तो अच्छी बात है, बट एनर्जी सिंपल पड़ता है, ठीक है। बट एनर्जी से सिंपल रहता है, और अपने को गैप से याद है तो थोड़ा ज्यादा सिंप्लीफाइड रहता है कि हाँ क्या आंसर, ठीक है। देखो यही वैरायटी थी क्वेश्चंस की जो मुझे करवानी थी, ठीक है। अभी कितना 3:30 बज गया है, तो जाना है तुम लोगों को, बंद हो गया। चलो सुनो, तो फिर यहाँ पे मैं लेक्चर एंड कर रहा हूँ, और इसके जो क्वेश्चन अपने डी ब्रॉगली वाले, डी ब्रॉगली में भी क्या लैम्डा इक्वल टू h/mv तो है, वही रखते जाना है हर जगह। लैम्डा की वैल्यू रखोगे, एच की रखोगे, एम की ये वो सब रखते जाना, जो भी मतलब लैम्डा निकालना होता है, एमवी और बाकी सब रख देना, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा। फिर अपना कौन सा, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, उसमें भी जो फॉर्मूला है बस वैल्यूज ही रखनी है, तो वो रखोगे तो मिल जाएगा आंसर, ठीक है। बस एक ये यूनिट्स को कैसे रखना, तो सेम एसआई यूनिट को सेम के साथ रखना, अलग आए तो अलग के साथ रखना। ये ऐसा वो जो एसआई यूनिट वाला ये एक देख लो, मास के किलोग्राम होती है और ग्राम तो कुछ और होता है, इसकी मीटर होती है, और ये क्या होती है, सॉरी हाँ मीटर होती है, और ये सेंटीमीटर होती है, मैं किलोमीटर लिखने वाला था। चलो, तो अगर क्वेश्चन में तुमको कोई चीज किलोग्राम में दी है, जैसे वो देगा बिल्डिंग का वेट, क्योंकि वेवलेंथ इनकी पूछता है ना, बॉल, क्रिकेट बॉल का वेट, तो इनका वेट केजी या इनमें देगा। तो अगर केजी में दे रहा है तो ये
ग्राम में नहीं कन्वर्ट करोगे। केजी में दे रहा है तो ये वाली चीज मीटर में रखोगे, सेंटीमीटर में नहीं कन्वर्ट करोगे। तो अगर एक चीज केजी में दी है तो मीटर में ही रहने दोगे, ग्राम में दी है तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे। तो ये चीज डी ब्रॉगली और उधर जाके लिख लेना है मार्जिन के ऊपर। क्लियर है? चलो, ये ऐसा यूनिट है। तो अगर मान लो उसने बोला 5 किलोग्राम की बॉल फेंकी, ये वो XYZ, तो वेवलेंथ पूछ रहा है तो वेवलेंथ मीटर में ही आएगी। लेकिन अगर उसने उस बॉल का वेट ग्राम में दिया है तो वेवलेंथ तुम सेंटीमीटर में निकालोगे, तो कन्वर्ट करोगे फिर पहले, मतलब सेम सेम चीजों को रख के ही करोगे। ऐसा नहीं है कि किलोग्राम में दिया और तुम आंसर सेंटीमीटर में निकाल रहे हो। क्लियर है? केजी में दिया तो मीटर में वेवलेंथ निकालोगे, ठीक है, क्योंकि लैम्डा इज इक्वल टू h/mv होता है ना। तो ये मास अगर किलोग्राम में रख रहे हो तो वेवलेंथ मीटर में ही निकालोगे, मास अगर ग्राम में रख रहे हो तो वेवलेंथ सेंटीमीटर में निकालोगे। क्लियर है? चलो, ये वाला लेक्चर यहीं पे एंड कर रहा हूं मैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर यहाँ पे खत्म होता है बेटा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन होते हैं एटॉमिक के, लगा लेना जो भी तुमको 2-3 बुक्स बताइए उनसे, और जो भी डाउट्स होते पूछ लेना। अगला चैप्टर होगा अपना मोल कंसेप्ट, जो कल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।